बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। अब क्रिकेट ही क्रिकेट है। पाकिस्तानी टीम जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20। उसके बाद पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका जाएगी, जहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे, 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। और फिर उसके बाद जब टीम वतन वापस आएगी तो जनवरी में वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आएगी, जहां वो 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। और फिर उसके बाद फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी से कबल एक 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तानी सरजमीन पर खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। तो काफ़ी क्रिकेट है और इस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन टूर पे क्या हुआ उस हवाले से बात करेंगे। बहुत से ऐसे मौजूआत हैं कि जिन पर गुफ्तगू की जा सकती है, ख़ासतौर पर फास्ट बॉलिंग के शोबे के हवाले से कि फिटनेस का क्या मयार है, क्या फिटनेस बेहतर हो सकती है। नसीम शाह, शाहीन आफरीदी की बहुत सारे सवालात हैं और इनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जो एक क्वालिफाइड कोच भी हैं और पाकिस्तान के उन चंद क्रिकेटर्स में शामिल हैं जो पढ़े लिखे हैं, यानी कि डबल मास्टर्स किया हुआ है अब्दुल रऊफ ने। और उसके अलावा ये दीगर चीज़ों पर भी इनकी बड़ी गहरी निगाह है। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब्दुल रऊफ के साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मारूफ क्रिकेट तजज़ियाकार, जो एक ज़माने में, जब मैं कहता हूँ कि रेडियो पाकिस्तान का एक मकबूल प्रोग्राम आता था आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप, उस वक्त ना कंप्यूटर था, ना इतनी पहुंच थी, ना मैचेस इतने लाइव दिखाए जाते थे। मुझे याद है 93 में वेस्ट इंडीज़ का टूर लाइव पहली मरतबा आया, वो भी STN पर। तो उस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान की एक अपनी वैल्यू होती थी और बड़ा मकबूल प्रोग्राम था आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप। हमारे साथ करते थे मुनीरुल हक, हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट तजज़ियाकार, मुख्तलिफ चैनल्स पर अपनी राय का इजहार करते हैं, अपना चैनल भी यूट्यूब चलाते हैं। इनसे भी बात करेंगे। अब्दुल रऊफ से वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अब्दुल रऊफ, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, क्वालिफाइड कोच हैं। क्या हुआ जब हमने वनडे सीरीज़ जीती और उसके बाद तो हमारी तवक्कुआत बहुत बढ़ गई थी कि हम तो वाइट वॉश करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी मजबूत टीम नहीं थी। ये क्या हो गया? क्या खुद एतमादी थी या कोई और वजह थी? इकबाल भी बेसिकली वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में दे देगा, मगर पाकिस्तान ने वहां पर वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया और ऑस्ट्रेलिया को ट्विस्ट कर दी। उसके बाद एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी पाकिस्तान टीम से T20 में, और इसमें मेरा ख्याल है कि कोई डाउट भी नहीं था, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी उसमें न्यू कमर शामिल थे और वो एक तश्कीले 9 के मरहले से गुजर रही है ऑस्ट्रेलियन टीम, और वो जो आगे 2026 में वर्ल्ड कप आने वाला, उसके लिए वो अभी से तैयारी के मराइल में है। तो मगर मेरा ख्याल है कि हम तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के खिलाफ उनके खिलाफ गए, मगर हमारा जो टीम कॉम्बिनेशन था वो ठीक नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको ऐसे बैट्समैन चाहिए होते हैं कि जो वहां पर सेटल हों, कंडीशन से आमांग हों और उनका हैंडल्ड कंडीशन वहां पे अच्छा तरीके से बिल्ड हो चुका हो। तो इसमें मेरा ख्याल है कि साइम अयूब बहुत ही एक आइडियल ऑप्शन थे जिनको वापस भेज दिया गया। फिर सलमान आगा के और टेस्ट की परफॉर्मेंस था पाकिस्तान का, पहले वाइस कैप्टन फिर कैप्टन बना देना, वो भी एक स्ट्रेंज ऑप्शन था। फिर उसके बाद अगर आपने इरफान नाज को एशियन इमर्जिंग एशिया का भी परफॉर्मेंस का साथ रखा था, वहां पर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उमर बिन यूसुफ ने अच्छा परफॉर्म किया, तो इन 2 यंगस्टर्स को भी इंडल्ज करना चाहिए था। तो टीम सिलेक्शन आप ओवरऑल कह सकते हैं कि वो इतनी ज्यादा अपडेटेड नहीं थी। जो हमारे फास्ट बॉलर थे उनको भी हम लगातार खिलाते चले गए, उनको भी हमने रेस्ट नहीं दिया, और जो हमारे बैट्समैन थे उनको भी हमने बगैर किसी फॉर्मेट के उनको भी ट्राई आउट किया और उसका रिजल्ट हमें मिला है। ठीक है अब्दुल रऊफ, तो जो कह रहे हैं मुनीर, आप क्या देखते हैं कि अगर इस जिम्बाब्वे की सीरीज़ के, जिम्बाब्वे पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन पर मैच तो जीता है, आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया इकबाल। जैसे अब अब्दुल रऊफ कह रहे थे ना अभी कि हम ये नहीं समझ रहे थे कि हम वहाँ वनडे सीरीज़ जीत सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ जीती तो एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई थी। और T20 में जो मेन डिफरेंस मुझे नज़र आता है इकबाल, वो फास्ट बॉलिंग का भी था और बैटिंग का भी था। असल बैटिंग का था डिफरेंस, लेकिन फास्ट बॉलिंग का यूँ इकबाल के 3 मैचों की वनडे सीरीज में आपकी 26 विकेटें ली थी हमारे फास्ट बॉलर्स ने, चारों ने मिलकर, और यहाँ पर 7 विकेटें हैं 3 फास्ट बॉलर की और 1-1 विकेट है, और बहुत ज़्यादा पिटाई हुई। मैंने ये देखा 2 मैचेस में जो उन्होंने रन दिए हैं, इकोनॉमी 13.5 नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी उनसे ज़्यादा बुरा हाल, क्योंकि 3 मैच खेले, उनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट 12 की रही, लेकिन 1 विकेट मिली, दोनों को 1-1 विकेट मिली। इसका मतलब है कि जिस तरह से एक मैच में तो बहुत अच्छी मैक्सवेल ने परफॉर्मेंस दी, और आखिरी मैच में हमने देखा कि क्या उन्होंने धुनाई की है
मार्कस स्टोइनिस ने बुलंद बाला छक्के सब कुछ। तो एक तो ये, फिर बैटिंग आपकी नहीं चल सकी। तो वो जो हमने ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली थी ना वनडे सीरीज के बाद, वो हम उस एक्सपेक्टेशन के साथ चले। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी हिकमत अमली से खेली। देखिए उनकी भी काफी यंग टीम थी, उनके भी नए प्लेयर्स थे, लेकिन अपनी विकेटों को और अपने ग्राउंड को उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल। अब्दुल रऊफ कैसे देखते हैं, जिस तरह मुनीरुल हक ने जिक्र किया फास्ट बॉलर्स का, आपको इन दोनों को हमने रेस्ट भी कराया अगेंस्ट इंग्लैंड आखिरी टेस्ट मैच में और 2 टेस्ट मैचेस में, तो आप कैसे देखते हैं, क्या फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है या फिर इन्होंने ज्यादा जोर लगा दिया वनडे सीरीज में, फिर T20 सीरीज में एग्जॉस्ट हो गए थे? आपकी क्या ओपिनियन है? इकबाल, जिस तरह नीर भाई ने भी बात की और आपने भी मेंशन किया, तो मेरा ख्याल है कि हमने इनकी हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट कर दी है और ये इससे इस हाइप के ये डिजर्विंग नहीं है और डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, स्टार्क भी खेल रहा है, हेजलवुड भी खेल रहा है, कमिंस भी खेल रहा है, और टेस्ट मैचेस में आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है, वनडे में परफॉर्मेंस रही है, T20 में। हमारे ये जो बॉलर है तीनों चारों में, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है टेस्ट क्रिकेट में पिछले 5 साल से। अगर इनको पाकिस्तान टीम के साथ आप देखें तो इनका एक 5 विकेट हाल भी नहीं है किसी एक फास्ट बॉलर का भी, और कोई इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई पाकिस्तान की जीत में का किसी किस्म का 1% भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका। वनडे में बहुत दफा ये परफॉर्म कर देते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेल हो जाते हैं और फिटनेस की वजह से स्ट्रगल करते रहते हैं। या वसीम शाह इसकी एक ग्लिटरिंग एग्जांपल है। एशिया कप से पहले वो बाहर हो गया, एशिया कप पूरा बाहर बैठा रहा, पूरा वर्ल्ड कप वो बाहर बैठा रहा, फिर दोबारा खेलने के लिए आया, 6 ओवर के बाद उसको दोबारा क्रैम्प पड़ने शुरू हो गया और फिर वो बाहर चला। फिर इस तरह इनका जो फिटनेस था वो इशू रहता है। हारिस राउफ का भी पिछले 2-4 साल से यही फिटनेस इशू था। इस सीरीज में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया में, मगर उससे अगर फास्ट ऑफ रिकॉर्ड उठाकर देखें तो वो इतना इंप्रेसिव नहीं है। शाहीन अफरीदी पेस उनकी कट डाउन हुई है, 147 से 130 तक वो आ गए हैं। पीछे स्ट्रगल करते रहे, मगर ऑस्ट्रेलियन सीरीज में उन्होंने वनडे में अच्छी बॉलिंग की। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनको ही खिलाते चले जाए। आपको देखिए ऑस्ट्रेलिया के 3 टॉप पहले बॉलर्स उनके नाम लिए, उन्होंने आगे रिप्लेसमेंट प्लान आपके सामने रख दिया। दोनों आगे जो वनडे मैच थे उनमें उन सबको ड्रॉप करके नए लड़के खिलाए। तीनों T20 में सारे नए लड़के खेले और उनको जॉनसन और बाकी जो अच्छे प्लेयर बॉलर्स हैं वो मिल गए। हमारा रिप्लेसमेंट प्लान तो है ही नहीं। हम तो इसका मतलब है कि ओब्लाइज करते जा रहे हैं। अगर कोई बैट्समैन 70 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है तो हम उसको भी T20 में ओब्लाइज करते जा रहे हैं, और अगर किसी बॉलर की इकॉनमी 14 रन से ऊपर की जा रही है हम उसको भी ओब्लाइज करते जा रहे हैं। ना हमारे पास रिप्लेसमेंट प्लान है उनका, नाम आप बेस्ट स्ट्रॉन्ग है, ना हमने कोई डेवलपमेंट पे काम किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक इनकी आप रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढेंगे, आप इनको सर पर उठा देंगे और इनकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करते रहेंगे, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा डिजास्टर होगा आगे जाके। रिप्लेसमेंट प्लान बहुत जरूरी है इनका। क्या कहेंगे मुनीर, रिप्लेसमेंट अभी शाहनवाज दहानी को तो भेजा है जिम्बाब्वे, बिल्कुल है, तो और मतलब और कौन फास्ट बॉलर है? हारिस रऊफ है, अहमद दानियाल, हारिस रऊफ है और जहादात खान ने पहले तीसरे T20 में खेले, लेकिन उनको ऑलराउंडर कहते हैं, उनको तो गेंद ही नजर नहीं आ रही जैसे बैटिंग। आपकी बात बिल्कुल सही है। थोड़ी सी बात जो अभी हम ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कर रहे थे ना कि उन्होंने अपने नए प्लेयर्स को मौका दिया, हमने भी अपने नए प्लेयर्स को मौका दिया, लेकिन देखिए तीसरे T20 में मोहम्मद रिजवान का बैठ जाना ये अभी तक समझ में नहीं आया है। वो क्यों फोर्स ही तो नहीं कर रहे थे कि व्हाइट वॉश ना हो जाए? पता नहीं क्या वो क्या बनना चाह रहे थे कि जी मैं हसीबुल्लाह कुर्बानी दी है उन्होंने। मतलब इस अभी कुर्बानी की जरूरत नहीं थी ना। कुर्बानी के वक्त कुर्बानी दी जाती है, उस वक्त तो अभी वक्त नहीं था आपका बेहतर था आप खेलें। दूसरे के थोड़ा सा सलमान अली आगा को भी कप्तान उन्होंने वनडे अब T20 डेब्यू किया उन्होंने ब्रिस्बेन में, और फिर सिडनी 5 रन है उनके 3 इनिंग्स में 5 रन है, और एज ए वाइस कैप्टन अपने डेब्यू किया है, जो बड़ी एक यूनिक चीज है। हमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा देखना चाहिए था, थोड़ा अर्ली हमने ले लिया, और जिस मैच में उनको कप्तानी का मौका मिला उस मैच में तो बहुत ही बल्कि बैटिंग भी उनसे नहीं हो रही थी, प्रेशर अलग नजर आ रहा था। फिर साहबजादा फरहान का 3 इनिंग्स में एक ही तरह से शॉट खेल के आउट होना वो समझ में नहीं आया। हसीबुल्लाह ने कुछ, उस्मान खान ने कुछ अपने दौर से की। उस्मान खान भी जो जिस तरह सिडनी में रन किए, लेकिन वो जैसे खेल रहे हैं कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। वही इकबाल, वो उसी तरह खेलेंगे। असल में आपको थोड़ी सी लक की जरूरत भी होती है, थोड़ा क्लिक कर जाए, एक आध कैच छूट जाए। तो फिर भी 52 रन उन्होंने बनाए थे। बाबर के 41 रन थे इकबाल, लेकिन बाबर से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो प्लेयर है कि जो 41 रन से मैच विनिंग इनिंग्स खेले, वो वहां पे आउट हो रहे हैं। रिजवान भी वहीं पे आउट हो रहे हैं जहां बड़ी जरूरत होती है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ मौजूद है, जबकि स्टूडियो में मुनीरुल हक मौजूद है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब्दुल रऊफ से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। सलमान आगा की कप्तानी के हवाले से इनसे पूछे।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो लिंक पर हमारे साथ लाहौर से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड कोच अब्दुल रऊफ, और जबकि हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक। अब्दुल रऊफ की तरफ चलते हैं। अब्दुल रऊफ, सलमान अली आगा के हवाले से मुनीरुल हक कह रहे थे, सलमान अली आगा आपको मटीरियल लगे क्योंकि उन्होंने T20 डेब्यू किया अपना, पहले वो T20 टीम में नहीं थे, टेस्ट की परफॉर्मेंस पर उनको T20 में ले आए, 3 मैचों में उनके 5 रन, आखिरी मैच में उन्होंने कप्तानी की, और फिर जिम्बाब्वे में भी वो T20 सीरीज में रिजवान नहीं होंगे, वो कप्तानी करेंगे। कैसे देखते हैं आप इसे? असल में एक बात, एक प्रॉब्लम ये है कि हम डेवलपमेंट करते नहीं है, ना तो हम प्लेयर्स की डेवलपमेंट करते हैं और ना हम कैप्टन की डेवलपमेंट करते हैं। ये जो कैप्टन होते हैं ये डेवलप होते हैं राइट फ्रॉम द ग्रास रूट और आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से, आपके अंडर 19 लेवल से, और जो आपके 18 के टूर्स होते हैं उनसे इनका डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। मगर हमारा अजीबोगरीब सिस्टम ही अजीबोगरीब है कि हम पाकिस्तान टीम में आकर सारा डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कैप्टन का। जो जिनको हम अंडर 19 में कैप्टन बनाते हैं वो किसी का भांजा भतीजा या रिश्तेदार होता है, तो वो इस काबिल नहीं होता कि वो आगे जाकर पाकिस्तान ए टीम को रिप्रेजेंट कर सके या पाकिस्तान टीम में आ सके। लेकिन सरफराज तो थे ना, आपको याद है अंडर 19 के कैप्टन थे, 2006 में उनकी कप्तानी में हम श्रीलंका में भारत को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते थे। देखिए, जिनको आपने प्रॉपर, यही मैं बात कर रहा हूँ, जो एक प्रॉपर सिस्टम के तहत आते हैं, जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर के थ्रू आते हैं, जो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट की कैप्टनसी की होती है, जिन्होंने अंडर 19 पे कैप्टनसी की होती है, पाकिस्तान ए की कैप्टनसी की होती है, तो वो इन चीजों को समझते हैं, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उन्होंने एक लंबा टाइम गुजारा होता है लड़कों के साथ कैप्टनसी सीखने में और डेवलप होने में, तो वो फिर जब आते हैं तो उनका इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जिस तरह पास्ट में भी आप देखें कि जावेद मियां एक बड़ी एग्जाम्पल थे इसकी, वसीम अकरम ने यहाँ पर 8 लेवल पे कैप्टनसी की थी, वो एग्जाम्पल थे। सलीम मलिक यहाँ पर अभी बैंक के कैप्टन रहे हैं, अंडर 19 के कैप्टन रहे, जब पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे बने तो बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। इसी तरह जो बाकी पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं वो बड़े सक्सेसफुल, जिन्होंने ग्रास रूट से डेवलप होकर आए हैं। मगर जिस तरह हम ये पकड़ दकड़ के कैप्टन अब आजकल बना रहे हैं, तो ये तो डिजास्टर है कि हम कैप्टन बनाते हैं और वो सीखने चला जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, और फिर वहां पर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता। 2 सीरीज के बाद या 1 सीरीज के बाद हम फिर इसको निकाल देते हैं, फिर हम किसी नए को पकड़ कर डाल देते हैं, तो इसमें फिर टीम में भी आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनता और फिर आपकी जो सारा का सारा सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक ठीक, मुनीर क्या कहेंगे? अब्दुल रऊफ बड़ी अच्छी बात की कि आप तजुर्बा करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कप्तान बना के, और फिर जब वो नाकाम होता है तो उसको बाहर कर देते हैं। एक बात सोचना चाहिए ना, आपके चेयरमैन साहब 1-on-1 मुलाकात की, उनको ये सोचना चाहिए था कि आप उनका करियर देखें ना, थोड़ा स्टार्ट देखें, जो उनके साथ लोग हैं उनको भी बताना चाहिए। हाथ में थोड़ी मशवरा तो उन्होंने किया होगा, लेकिन आप क्या समझते हैं किसको होना चाहिए था वाइस कैप्टन? वाइस कैप्टन आप किसी अभी तो कौन था? अभी आप शाहीन शाह अफरीदी नहीं, नसीम शाह, जो भी सीनियर थे। मुझे बताया ना, शाहीन शाह अफरीदी को हटाया है ना। सलमान अली आगा को अगर आप तीनों और कौन बनता था? चले मैं आपको नाम बता देता हूँ, लेकिन आप ये देखेंगे उनके 3 मैचेस में जिन्होंने डेब्यू भी नहीं किया, T20 आपने T20 कप्तान बनाया ना इकबाल, आपने टेस्ट का वाइट कैप्टन। शादाब खान को वापस नहीं ला सकते? शादाब खान तो देखिए मेरे ख्याल से तो वो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ। वो आएंगे, वो वहां तक में भी आएंगे टीम। नहीं, वो क्यों आएंगे? मुझे बताइए ना, क्या परफॉर्मेंस है 1 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो परफॉर्मेंस उनकी इंटरनेशनल रही है, आप क्या समझते हैं कि उनको बनाना चाहिए? नहीं, किसी सूरत उनको टीम में नहीं आना चाहिए। बातें तो चल रही हैं कि उनको कप्तान भी बना दें और सब कर दें, लेकिन कौन आपकी नजर में वाइस कैप्टन कौन? अभी आप देखें, नाम गिनाते जाए, कोई ना कोई आपको अच्छा मिल जाएगा। ऐसी नहीं है इकबाल, अगर आप यंगस्टर की सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ की, तो बात दूसरी है। ये नहीं होता कि आपके पास कोई नहीं है तो आप किसी को बना दो। आप ये देखें कि आपने बनाया किसको, और अगर आपने बनाया तो क्या फैसला आपका सही है, ये भी सोचना चाहिए। अब्दुल रऊफ, आप इत्तेफाक करेंगे मुनीरुल हक की इस बात से? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये प्रॉब्लम ये है कि ये गठजोड़ है और एक यूनिट बना हुआ है। यही तो एक प्लेयर पावर है कि जो दूसरे को आने नहीं देते। मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी कि जो फास्ट मिनास हैं, आप देखें कि वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, इमर्जिंग एशिया कप में उसने बैटिंग की या बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग किस्म का प्लेयर रहा। आपने पहले उसको PSL में कराची किंग्स में शान मसूद की टीम में खेल रहा था, और शान मसूद खुद बिल्कुल एक लाइट एवरेज, उसमें हाईएस्ट स्कोर उसका 15 या 16 रन से वो सारे मैच खेल गया। उसके बाद पुलाड़, इमरान ताहिर और तबरेज शमसी जो 40 से 45 साल के हैं, इनको उससे सारे मैच खिला दिए, और इरफान मनास और कासिम अकरम पूरा PSL बाहर बैठे रहे बेंच पे। आपने उनको डेवलप नहीं किया। वहां से वो इमर्जिंग एशिया कप पे गया, उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया बैटिंग बॉलिंग में, तो पाकिस्तान टीम में ऑस्ट्रेलिया लेकर गया और 3 मैचेस उसको बाहर बिठा दिए। तो ये इस तरह आप डेवलपमेंट नहीं होती, फिर तो आप किसी दूसरे की जगह मेरा ख्याल है कि सीमेंट कर रहे हैं। तो आस्ता आस्ता जब आप इन लड़कों को प्रमोट करेंगे, इनको चांसेस देंगे, साथ रखें, ग्रूम करेंगे,
जिस तरह हसीबुल्लाह खान है, उसको वो ओपनर है, आप उसको पाकिस्तान टीम में लाते हैं, छठे नंबर पे बता देते हैं, और उसके बाद डोमेस्टिक में उसको आप PSL से भी बाहर बता देते हैं, और जो चैंपियंस कप होता है रिजवान की टीम में डाल के उसको साइडलाइन कर देते हैं, फिर उठाकर इंटरनेशनल टीम में लेके आते हैं और नंबर उससे शटल कर देते हैं। लेकिन आपकी डेवलपमेंट नहीं होती। अब्दुल सुफियान मुकीम ने सिडनी और जो आखिरी मैच था उसमें होबार्ट की बॉलिंग तो अच्छी की, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरा ख्याल है उसको साथ लेकर चलना चाहिए, उसने अच्छा डेवलप, वो अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट है। एशिया इमर्जिंग एशिया कप में भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैचेस उसने खेले आउटस्टैंडिंग उसने परफॉर्म किया, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा प्रॉस्पेक्ट साबित होगा आगे जाकर। और इसी के साथ मैं कहता हूँ कि ये जो सुफियान मुकीम, इरफान मिनास है, और ये जो बाकी प्लेयर्स हैं, इस तरह कासिम अकरम है या उमैर बिन यूसुफ है, इनको भी साथ रख के चांस देना चाहिए। उमैर बिन यूसुफ के साथ ज्यादती हुई नहीं समझते, अब 11 खिलाने थे, वो किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, ये भी मसला था। लेकिन टैलेंटेड बैट्समैन, लेकिन जिम्बाब्वे में भी वो है स्क्वाड में, खिलाएंगे, उम्मीद है बिल्कुल खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खिलाएंगे तो फिर तो ज्यादती है ना। आप साहबजादा फरहान को ट्राई कर चुके हैं, अब आप उमर बिन यूसुफ को ट्राई कर लें, कोई उसमें हर्ज नहीं तो है। 3 मैचों के बाद साहबजादा फरहान तो 2018 से खेल रहा है, 6-7 टी खेल रहा है, लेकिन अगर 3 कंटिन्यू मैचेस में अगर नहीं है तो फिर आपके पास अगर कोई रिजर्व में प्लेयर है तो आप उसको। उमैर बिन यूसुफ ओपनर तो नहीं है, मैं मुझे पता है कि वो मिडिल ऑर्डर में तो ये हसीबुल्लाह से इनिंग्स ओपन करा सकते हैं, ही इज अ रेगुलर ओपनर, जैसे अब्दुल जिम्बाब्वे के खिलाफ तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और लोग जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या करेंगे? देखिए, ये तो अभी 4 टीमें आपने अलग अलग बनाई है ना एक बार, इसी वजह से 26 खिलाड़ियों को हमने रखा है 4 टीमों में। तो अभी 2 और टीमों का टेस्ट होना है, जो जिम्बाब्वे में वनडे टीम का भी, और उसके बाद ही आपको एक निचोड़ मिलेगा ना, क्योंकि आगे मेनली फिर सारा फोकस बड़ी टीमों से, फिर जाहिर है वनडे की एक अच्छी टीम आपको निकालनी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब्दुल, आप कैसे देखते हैं, जिम्बाब्वे में तजुर्बात करेंगे हम? जी बिल्कुल, और उसको मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा नए लड़के इन्होंने टीम के साथ रखे हुए हैं, और उनको सबको चांस मिलना चाहिए। मगर एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि जिस तरह ये साहबजादा फरहान है, कामरान गुलाम है, और जो बाकी प्लेयर्स हैं जो काफी अर्सा से, हैदर अली वगैरह 5-6 साल से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, और आपके जो बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ वगैरह, ये लोग काफी अर्से से पाकिस्तान की नेशनल अकेडमी में काम कर रहे हैं, और एक सिंगल परसेंट इनमें जो टेक्निकल पार्ट थे ना वो बेहतर हुए हैं, ना कोई इनमें इम्प्रूवमेंट आई है, और ना कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो फिर इनको इतना बड़ा पैसा देने की क्या जरूरत है? फिर वो पढ़े लिखे लोग लेकर आए ना, जो कता कलामी होती है। मोहम्मद यूसुफ तो छोड़ गए, उन्होंने रिजाइन कर दिया। नहीं तो 6-8 साल से तो यही पार्ट एंड पार्सल है ना, आपको स्पिन वालों पे अंडर 19 के हेड कोच थे ना, जो साउथ अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें हेड कोच थे मोहम्मद यूसुफ। देखे ना प्लेयर कौन से डेवलप करके पाकिस्तान टीम को दिए, कोई टेस्ट मैच में एक्सेप्शनल बैट्समैन आपके पास आया हो, कि वनडे में आया हो, कि T20 में आया हो, तो मुझे बता दें। सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज बताएं आप मुझे, फास्ट बॉलिंग में अहमद दानियाल, जहादात खान, इनको मौके मिलने चाहिए जिनको सेलेक्ट किया गया। देखिए बेसिकली इकबाल भाई, ये फास्ट बॉलर नहीं है, ये तो मीडियम पेसर ऑलराउंडर है। ये तो एक आपका टाइम T20 या शॉर्ट फॉर्मेट में थोड़े अर्से के लिए पास करवा सकते हैं, मगर जो आपके जेन्युइन फास्ट बॉलर है, अगर आपको शाहीन अफरीदी की या आपको उसकी नसीम शाह की या आरिफ रऊफ की रिप्लेसमेंट चाहिए, तो फिर आपको अंडर 19 के जो बाकी प्रोसेस से डेवलप करके लाना पड़ेगा। और फिर देखेंगे आपने जो पीछे ओवर द ईयर जमाल खान को चांस दिए, वसीम जूनियर को चांसेस दिए, मगर आपने 4-4 सालों पे इन्वेस्ट किया, और इरफानुल्लाह खान था, उनके माइनर से प्रॉब्लम थे, तो सारे के सारे इंजर्ड होकर बाहर चले गए। तो आपका जो कोचिंग स्टाफ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहा है, ये तो मैं बात करता हूँ कि सारे ये मैट्रिक फेल, हेड कोच भी मैट्रिक फेल, बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट भी मैट्रिक फेल, टेक्निकल कोच भी मैट्रिक फेल होगा, तो फिर आपके बच्चे किससे सीखेंगे और उनमें इंप्रूवमेंट कैसे आएगी, और रिप्लेसमेंट प्लान तो फिर आपका नहीं बन सकता ना। तो इसका मतलब किसी प्रोफेसर को भी इनको साथ रखना चाहिए। देखिए प्रोफेसर को रखे या ना रखे, मगर एजुकेटेड लोग होने चाहिए जो बायोमैकेनिक एक्सपर्ट हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जानते हो, जिनको पता हो कि बच्चों के साथ किस तरीके से काम करना, और जो ह्यूमन एनाटॉमी पे काम करना जानते हो, तो वो मेरा ख्याल है कि बेहतर। ठीक है मुनीर, शाहनवाज दहानी आते हैं चले जाते हैं, कभी केक काटते हैं, केक बांट रहे होते हैं, कभी क्राउड की तरफ चले जाते हैं। जब वो आए थे लोगों ने कहा बड़ा पोटेंशियल है, फिर वो अनफिट हो गए, फिर वो दोबारा आ गए, अब उनको लेकर गए जिम्बाब्वे। आप क्या समझते हैं, उनके लिए मौका है कि अपने आप को प्रूव करें, वरना फिर मुश्किल होगी उनके? एक बात देखिए, एक तो मुझे ये लगता है कि जिम्बाब्वे में आप 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, 2 स्पिनर्स आपके पास ऑलरेडी अबरार अहमद और फैसल अकरम है, जो मुझे लगता है कि वहाँ विकेटों पे अब आपके पास चॉइस क्या रही, हारिस रऊफ है आपके पास और आपका हसनैन। आप समझ रहे हैं फैसल अकरम को खिलाएंगे, उसको नहीं खिलाएंगे सुफियान मुकीम को? सुफियान मुकीम मेरे ख्याल है वनडे की मैं बात करूँ, वनडे में नहीं
नहीं है वो, T20 में तो उनकी जगह बनती है। तो जैसे बात की ना, 4 हमारे पास जो लेफ्ट आर्म स्पिनर चारों बहुत अच्छे हैं। यासिर अरफात मिन्हाज को देख लें, फैसल अकरम को देख लें, सुफियान मुकीम को देख लें, ये सब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी। अच्छा, शाहनवाज धानी ने एक बार मेहनत करना छोड़ दी थी, इस बात को आप माने कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जब आते हैं ना, हवा लग गई उन्हें। हवा तो लगी है, हवा तो लगी है, तस्वीरें खिंचवाने की और सारे एक्शन देने की। इतना नहीं चलता इकबाल, एक के पीछे एक है, जो मेहनत करता है वो। मैंने अब्बास आफरीदी ने अपनी जगह बना ली, ये नहीं, ये शायद नहीं बना सके। दीगर हमें तो कई बॉलर ऐसे हैं, अब देखते हैं। बहरहाल जमान खान की इन्होंने बात की, वो भी अच्छा पोटेंशियल है, और T20 में तो उनको मेरा ख्याल है जमान खान को T20 में तो उनको होना चाहिए। T20 का हम एक ब्रेक ले रहे हैं। अब्दुल रऊफ और मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करें। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ और क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम जो बात कर रहे थे, अब थोड़ी सी अब्दुल रऊफ से बात करते हैं शाहनवाज दहानी के हवाले से। अब्दुल रऊफ, शाहनवाज दहानी जब 2020 में, मुझे याद पड़ता है, हाँ 2020 ही था कि वो बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की थी PSL में, जो अबू धाबी में मैचेस हुए, और बिल्कुल वो मंजर आम पर आए। फिर उसके बाद 3-4 साल में क्या हो गया उन्हें? देखिए बॉलिंग बेसिकली तो वो जो उनकी बॉलिंग थी वो आइडियल थी T20 के लिए और वनडे के लिए, मगर उनको एक तो फेयर चांसेस नहीं दी गई और टीम के साथ उनको ट्रैवल कराया गया और फिर उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया गया। तो जब आप इन एंड आउट इस तरीके से करेंगे और एक फेयर अमाउंट ऑफ चांसेस नहीं देंगे यंगस्टर्स को, तो फिर उनकी भी थोड़ी सी, अगर वो बहुत ज्यादा सीरियस ना हो तो अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो वो भी उस तरह फिर वो परफॉर्मेंस नहीं कर सके। फिर उनका फिटनेस का इशू रहा, काफी 1-2 टूर्स में वो अनाउंस हुए, फिटनेस की वजह से वो साथ नहीं जा सके, फिर फिटनेस की वजह से वो बाहर हो गए। और बेसिकली जो ये बॉलिंग करते हैं वो सारी की सारी जो उनका एक लीन बॉडी मास है उससे बॉलिंग सारी इनकी वेस्ट करती है, क्योंकि जो इनका बॉलिंग एक्शन है वो बहुत इंजरी प्रोन किस्म का बॉलिंग एक्शन है, वो एक डिफिकल्ट है। और इसको आप ना तो परफेक्ट साइड ऑन एक्शन कह सकते हैं, ना आप उसको एक फ्रंट ऑन परफेक्ट फ्रंट ऑन एक्शन कह सकते हैं। वो एक मिक्स्ड एक्शन है, मगर उसको फेवर करता है जो उसकी जो लीन बॉडी मास है उसको। तो इसके लिए भी उनको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि लगे तो हुए हैं साथ, मगर थोड़ा सा उनकी अटेंशन पीछे डाइवर्ट हो गई थी। अगर वो पूरा अपना फोकस क्रिकेट पे रखें तो अभी भी T20 या वनडे के लिए आइडियल चॉइस बन सकते हैं। मुनीर, अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, क्या देखते हैं? सिकंदर रजा उनके बेहतरीन टॉप के क्रिकेटर हैं। आप ओवरऑल अगर देखें दोनों टीमों का कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन पाकिस्तान जिम्बाब्वे करते हैं ना, अगर हिस्ट्री भी आप देखते हैं तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे का बेसिकली कोई मुकाबला नहीं है। वनडे में हमने 54 मैच जीते हैं, उन्होंने हार्डली 4 मैच जीते हैं, तो कंपैरिजन तो कोई नहीं है। लेकिन अपने होम ग्राउंड पर अब उनकी टीम बेहतर हुई है वैसे? नहीं, उनकी टीम कभी भी अपसेट कर सकती है। अभी 2-3 महीने पहले इंडिया से जो सीरीज हुई थी, एक मैच में उन्होंने इंडिया को भी हराया था। अपसेट बड़े बड़े ये कर चुके हैं। T3 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। 2009 के T20 वर्ल्ड कप में भी इस सीरीज में भी अपसेट करेंगे पाकिस्तान? कर सकते हैं इकबाल। देखिए, आपका मसला ये है, आप जिस टीम को भी आसान समझ के खेलते हैं ना, आप उससे हार जाते हैं। T20 सीरीज शायद आपने बहुत आसान ले ली थी जब आप वनडे सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया में। T20 आपने आसान ले ली, उसकी वजह से उनके 4-5 प्लेयर बहुत अच्छे हैं इकबाल। क्रेग एल्विन उनके कप्तान हैं, शॉन विलियम्स हैं, सिकंदर रजा का आपने नाम लिया। बॉलिंग में उनके पास मुज़र रबानी है, रिचर्ड एंगा। मुज़र रबानी तो दुनिया में लीग भी खेलते हैं। उनकी टीम और फिर अपने होम ग्राउंड पर, हालांकि उनकी मैं स्क्वाड देख रहा था, 4-5 बिल्कुल नए नाम हैं, जिसमें 3-4 तो बिल्कुल अनकैप्ड है, पहली मरतबा खेलेंगे। उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। एक पाकिस्तानी निजात भी उनके पास आए हैं, फराज अकरम, वो भी अच्छा ऑलराउंडर है। तो अब बात यह है कि पाकिस्तानी टीम से अगर मुकाबला करते हैं तो जाहिर है पाकिस्तानी टीम हमेशा बेहतर नजर आती, लेकिन उनके होम ग्राउंड पर आप इसको आसान नहीं ले सकते। अगर आप इजी लेंगे तो फिर तो जो हमने T20 में हाल देखा है ना ऑस्ट्रेलिया में, वो अगर जिम्बाब्वे में फिर मुश्किल हो सकता है। अच्छा, बाबर आजम की अगर अब्दुल रऊफ बात करें कि बाबर आजम को वनडे सीरीज के लिए नहीं रखा गया, उनको पहले भी रेस्ट कराया था और यहाँ पर भी उनके 41 रन थे मेरे ख्याल में, जो 3 T20 थे, और वनडे में तो उनकी एक आध मैच में बारी आई। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं कि बाद लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो टेस्ट के लॉन्गर वर्जन के प्लेयर हैं, शॉर्टर वर्जन के नहीं है? आपकी क्या राय है अब्दुल रऊफ? वाले ये मेरे लिए तो जो मैंने क्रिकेट देखी है, खेली है, या मैंने सीखी है, या जो पास के प्लेयर्स को खेलते देखा, तो मेरा ख्याल है कि इनके लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी थी। जो पाकिस्तान का ऐसा फर्स्ट क्लास सीजन हो रहा है, वहां पर वो जाते, वो 8-10 कंसेक्टिव मैच खेलते चैंपियन ट्रॉफी से पहले, या ये जो साउथ अफ्रीका का टूर है उससे पहले।
तो वो 7-8 अगर वो मैचेस खेलते, 2 इनिंग्स वहां पर बैटिंग करते, पूरा दिन मुश्किल कंडीशन है क्योंकि थोड़ा सा आजकल विंटर का आगाज है, ये बॉल भी अच्छा सीम और स्विंग हो रहा है, तो लंबी अगर बारी लेते तो एक अच्छे रन करके वो वापस पाकिस्तान टीम में जाते, तो ये उनके लिए बेहतर था, बजाय कि वो एक अपने आप को पाकिस्तान टीम के साथ ही लिंगर ऑन करते जा रहे हैं और उसके साथ वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही है, बैट पैच भी उनपे आया हुआ, फॉर्म पे भी नहीं है। तो ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी बैट्समैन के लिए कि अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है या उससे स्कोर नहीं हो रहा है या वो इनकंसिस्टेंसी हो, तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो वो वापस अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ चला जाए। ये वायद एक प्लेटफॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो आपका चाहे आप फास्ट बॉलर है, चाहे आप बैट्समैन है और चाहे आप स्पिनर है, ये आपको एक आइडियल अपॉर्चुनिटी फ्राहम करता है कि आप अपने स्किल को वहां पर बूस्ट कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम चांस मिल सकता है। अगर आप बैट्समैन है तो आपको 90 ओवर्स की 2 इनिंग्स मिलेंगी और आप लंबी बैटिंग कर सकते हैं। आप बॉलर है तो आपको अपना जो बॉडी है, पार्ट्स है, उनको ग्रूम करने में और उनको रेगुलाइज करने में आपको मदद देगी सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपकी। तो ये तो मेरा ख्याल है कि उनको इधर जाना चाहिए था, मगर उन्होंने इस पर फोकस नहीं किया। आपकी क्या ओपिनियन है? आइडियली बाबर आजम जो है ही सूटेड फॉर टेस्ट क्रिकेट, लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट, या T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट? देखिए अभी तो अब तो वो तीनों फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, अब तो वो एक फॉर्मेट में भी कोई वो परफॉर्म नहीं कर रहे अब तो मार्च, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उन पे बैट पैच आया हुआ, आउट ऑफ फॉर्म में वापस फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक आइडियल बेस थी उनके लिए, जहाँ पर जाके वो अपना इसको बेहतर कर सकते थे। मुनीर आपकी क्या राय? देखिए अगर आप बाबर की बात करते हैं तो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बैट पैच आया हुआ है वनडे में, तो अभी भी शायद वो वर्ल्ड नंबर 1 ही है। अगर वनडे में उनकी एवरेज देखें, उनकी चीज़ें देखें, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। और पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में उनकी ज़रूरत तो है। अब ये ठीक है कि वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, वैसे 9 साल से खेल रहे हैं, 2015 खेल रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये जो अभी कप्तानी से हटने के बाद और ये सारे बैट पैच फोकस उनका हट गया है। फोकस हटा नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो स्ट्रगल तो वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमने यहाँ बात की ना 2 टीमों की कि उनको रेस्ट कराया गया है, उनको नहीं लिया, पहले से डिसाइडेड था इकबाल कि वो रिजवान नहीं होंगे T20 में, बाबर नहीं होंगे वनडे में, ताकि बेहतर है। आपके पास डोमेस्टिक के हमने 3-4 स्पिनर नाम लिया। देखिए आमिर जमाल अभी तक वनडे में आपने नहीं खिलाया है, इरफान खान नियाजी बहुत अच्छा खेले, मजीद पता चलता है। ताहिर को भी मौका दिया गया है इस वनडे टीम। तो पहले भी शादाब की टीम के साथ गए थे, T20 खेले बिल्कुल, लेकिन यहाँ वनडे टीम में है, शायद T20 टीम में भी है, तो इनको भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पीछे बैंक स्ट्रेंथ है वो कितना मजबूत है। अब्दुल रऊफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमेशा आप आ जाते हैं। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद थे वीडियो लिंक पर, मुनीर उल हक हमारे साथ मौजूद है। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुनीर उल हक से मजीद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट तज्जियाकार मुनीर उल हक। और ब्रेक पर जाने से कबल वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। अब चंद मिनट बाकी रह गए हैं, मुनीर उल हक से मजीद बात करते हैं। मुनीर, अब जो चेंज आया है आप कैसे देखते हैं? आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम का कोच मुकर्रर किया है, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस जो साउथ अफ्रीका में वहाँ जेसन गिलेस्पी होंगे और 2 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान में वहाँ भी गिलेस्पी होंगे। आकिब जावेद का तकर्रुर आप कैसे देखते हैं? इकबाल भाई, एक बात यह है कि जो हेड कोचेस हमारे तकर्री होती रही, आते रहे जाते रहे ना, उसने एक बड़ा उस वक्त एक सस्पेंस पैदा किया होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन आकिब जावेद ने जो गैम्बल लिया था अगेंस्ट इंग्लैंड, जिस तरह टीम चेंज की और वो उसमें वो कामयाब हो गए, फिर वनडे सीरीज भी पाकिस्तानी टीम जीत गई, तो आकिब जावेद अपने तौर से तो अभी तो हमें ये डिसीजन सही लग रहा है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तानी टीम जीतती है तो सब सही, हारती है तो फिर हर कोई वो हो जाता है। आकिब जावेद ने जाहिर है अभी वो आए हैं, अभी तो देखें चैंपियंस ट्रॉफी तक तो कोई वो नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रहती है तो उसके बाद ही ये पता चल सकेगा। लेकिन अभी कोचिंग का तजुर्बा तो है, आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में दुबई में रहे हैं। अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के बॉलिंग कोच थे। 2009 में जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता उस वक्त आकिब जावेद बॉलिंग कोच थे, तजुर्बा तो है। बिल्कुल सही है। फिर लाहौर कलंदर आप देखें, पूरी टीम को डेवलप किया, बनाया, 2 दफा लगातार लाहौर कलंदर की टीम जीती भी, ऑल्दो हारी भी है, इस दफा भी बुरी तरह हार गई। लेकिन आकिब जावेद की सलाहियतों से इनकार नहीं। इकबाल, मसला ये है कि अगर परफॉर्मेंस होती ना तो चीज़ें आएंगी। ये आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही पता चल सकेगा कि ये कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, टीम की क्या परफॉर्मेंस होती है उस पर होता है। अभी तक अगर आप कह सकते थे कि आपके पास अब कोई गोरा तो नहीं आएगा इकबाल, जो हालात है ना हम इंटरेस्टेड है लेने में। जेसन गिलेस्पी कब तक हैं ये हमें नहीं पता, साउथ अफ्रीका में तो हैं वो,
फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम आएगी, 2 टेस्ट मैच खेलने, वहाँ भी शायद वो होंगे। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वो भी कह चुके हैं मैं पूरा वक्त नहीं दे सकता, मुझे अपनी फैमिली को भी वक्त देना है। बहुत सारी मतलब है उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया है। अब आप बैटिंग कोच भी आपने शाहिद असलम को रखा है फॉर द टाइम बीइंग, जाहिर है वो भी उनकी फरमाइश पे या उनकी सिफारिश पे आकिब जावेद लेके आए, उनको सबको बात पता है। लेकिन अभी इकबाल आपके पास कोई और चॉइस नहीं था, आप क्या करते? आप अगर किसी नए को लाते, वो बनाते, इससे बेहतर है कि आकिब जावेद आ गए हैं, उन्होंने एक लड़के भी सिलेक्ट किए, टीम भी सिलेक्ट की है, उनका इंटरेक्शन भी है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक में भी देखते हैं ना लाहौर कलंदर्स के साथ। बिल्कुल सही है। लेकिन इकबाल अगर पाकिस्तानी टीम का जो T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में हार रहा है या बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, इस तरह की कोई भी अगर परफॉर्मेंस आगे फ्यूचर में होती है तो मुश्किल फिर सवाल उठेगा। फिर बिल्कुल उठेगा, सवाल तो उठना ही है। जाहिर है परफॉर्मेंस नहीं होगी, सवाल उठेगा। परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, हर कोई अपने सिलसिले। शाद मसूद का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं एज अ टेस्ट कैप्टन? क्योंकि जब इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए तो उन्होंने लिख दिया सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। तो आप कैसे देखते हैं? लगता है इकबाल 4 टेस्ट मैचेस जो अभी फ्यूचर में हैं, 2 साउथ अफ्रीका और 2 वेस्ट इंडीज, उसमें तो यही होंगे कप्तान, इसलिए कि अब 2 लगातार टेस्ट मैच जीते, उसके बाद कुछ हो सकता है। उसके बाद रिजवान को ना तीनों फॉर्मेट का बना दें। देखिए बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद काफी लंबा एक वक्फा है। उसके बाद अगस्त में कभी टेस्ट होगा, तो फिलहाल तो आपकी नजरें यही 4 टेस्ट में। अभी आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर नहीं सकते, कोई ऐसा एम नहीं है। तो लग तो ये रहा कि 4 टेस्ट, उसके बाद फिर देखेंगे क्या पोजीशन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीरुल हक क्रिकेट तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, और वीडियो लिंक पर अब्दुल रऊफ ने भी हमारे साथ, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने राय अपनी हमारे साथ शेयर की। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।